वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि अब हमने रिसर्च प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करना है, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के डिफरेंट कंटेंट्स आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, येलोइश में और ये लास्ट पे रेड में है मेजरमेंट। रिसर्च डिज़ाइन में सबसे पहले पर्पस ऑफ स्टडी, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस, स्टडी सेटिंग, यूनिट ऑफ एनालिसिस, टाइम हॉरिजन, सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन मेथड्स, और लास्ट पर है जी मेजरमेंट, जिसमें हमने रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्केलिंग को डिस्कस करना है इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च डिज़ाइन का जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, दैट इज़ डाटा कलेक्शन मेथड एंड सोर्सेज, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम अगर हमें ऑनलाइन लेक्चर्स में टाइम मिला तो स्केलिंग, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो ट्रेडिशनल क्लास टाइप है इंशाल्लाह ताला उसमें ये बाकी रिसर्च डिज़ाइन के जो कंटेंट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, पर्पस ऑफ स्टडी, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस एंड सो ऑन। अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ डाटा कलेक्शन, डाटा की टाइप्स और डाटा के सोर्सेज जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 है, आपको जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें डाटा कलेक्शन मेथड्स के नाम से चैप्टर नंबर 8 है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या है और इसके सोर्सेज क्या हैं, इस चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। देन हम डाटा कलेक्शन मेथड्स को डिस्कस करेंगे और उसकी डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। फिर हम डाटा कलेक्शन के वक्त जो डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, उसमें जो डिसीजंस किए जाते हैं, उसमें जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, उनके हवाले से कुछ टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं और जो एरर्स किए जाते हैं उनके हवाले से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी डाटा की टाइप, कि डाटा कितने टाइप का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ने के बाद हम पहले प्राइमरी डाटा के बारे में पढ़ते हैं, फिर प्राइमरी डाटा के सोर्सेज, प्राइमरी डाटा कहाँ से कलेक्ट होता है ये पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा इज़ डाटा है जो रिसर्चर खुद फर्स्ट हैंड कलेक्ट करता है। ये रॉ फॉर्म में होता है, वो इसको प्रोसेस करता है, फिर इसको मीनिंगफुल फॉर्म में बदलता है। ऐसा डाटा जो रिसर्चर फर्स्ट टाइम खुद कलेक्ट करे, लोगों के पास जाकर, पैनल्स के पास जाकर, फोकस ग्रुप्स के पास जाकर, या किसी ऑब्जर्वेशन अनअब्स्ट्रसिव मेजर्स के ज़रिए। तो प्राइमरी डाटा की बेटा डेफिनेशन ये है कि प्राइमरी डाटा ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो फर्स्ट हैंड रिसर्चर जो है वो कलेक्ट करता है। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन उसको रिसर्च में चाहिए होती है, जिस तरह का नॉलेज उसे चाहिए होता है, जहाँ जहाँ से उसे ये डाटा मिल सकता है, वो ये डाटा खुद कलेक्ट करता है। तो जैसा कि ये स्लाइड्स पर लिखा है बेटा कि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ स्टडी, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। बेटा आप ऊपर हेडिंग देख सकते हैं, देखो ये जी प्राइमरी डाटा के सोर्सेज ऑफ डाटा। बेटा 4 सोर्सेज हैं जो हम क्लास में डिस्कस किए थे हमने, दैट आर इंडिविजुअल, फोकस ग्रुप, पैनल्स एंड अनअब्स्ट्रसिव मेजर्स। ये 4 सोर्सेज हैं जहाँ से हम प्राइमरी डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्टली हम बेटा इन सोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल्स के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिविजुअल्स का मतलब ये है जी कि आप 1 बाय 1 हर शख्स के पास जाएं, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, जिस भी एज का हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हो, जो आप समझते हैं कि आपको रेलेवेंट डाटा प्रोवाइड कर सकता है, आप उन इंडिविजुअल्स के पास जाकर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स के बाद बेटा फोकस ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि 8 to 10 लोगों का ये ग्रुप है कि आप ये रेलेवेंट, जो फील्ड से रेलेवेंट, सब्जेक्ट से रेलेवेंट, आपकी रिसर्च से रेलेवेंट, आपके मुताबिक जो लोग आपको डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनके पास जाते हैं और उनसे आप पूछते हैं कि वो आपको किस किस्म का डाटा प्रोवाइड करेंगे, किस किस्म का डाटा आप उनसे कलेक्ट करना चाहते हैं, आप उनसे वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैनल्स था कि पैनल भी रेलेवेंट लोगों का ग्रुप है जिनसे आप डाटा कलेक्ट करते हैं, जो आपके मुताबिक आपकी फ़ील्ड के बारे में जानते होंगे, रिसर्च के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में जानते होंगे, आप बेटा उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं।
और अनअब्स्ट्रसिव मेजर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हम प्राइमरी डाटा जो है वो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से भी कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब विदाउट गोइंग टू एनी पीपल, लोगों को इन्वॉल्व किए बगैर हम इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंटल चेंजेस से, इन्वायरमेंटल की जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं हम उनसे भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो वन बाय वन बेटा इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल्स के बारे में आपको मैंने क्लास में लिखवाया था बेटा कि इंडिविजुअल से आप कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फोकस ग्रुप्स का मतलब ये है जी कि फोकस ग्रुप्स जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये सोर्स है डाटा कलेक्शन का कि आप इन फोकस ग्रुप से डाटा ले सकते हैं। फोकस ग्रुप क्या है? 8 to 10 मेंबर्स का ग्रुप होगा विद अ मॉडरेटर। मॉडरेटर वो जो कंडक्ट कर रहा होता है किसी भी फोकस ग्रुप के साथ मीटिंग को, जैसे आप टीवी शोज़ में देखते हैं एक एंकर पर्सन होता है, वो मॉडरेटर है जो लेकर चलता है सबको। मॉडरेटर लीडिंग टू द डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट। तो आप एज अ रिसर्चर आप एक मॉडरेटर के तौर पर एक्ट करेंगे और आप एज अ मॉडरेटर जो है वो लोगों के पास, फोकस ग्रुप के पास जाएंगे, उनसे डिस्कशंस करेंगे, उनसे डाटा गैदर करेंगे। तो फोकस ग्रुप के जगह जो मेंबर्स हैं ना वो सिलेक्ट किए जाते हैं उनके एक्सपीरियंस की बेस पर। मतलब आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कंप्यूटर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, आपको किसी बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिज़नेस स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। इसी तरह आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो आप किसी भी टेक्निकल फील्ड, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास जाएंगे। तो फोकस ग्रुप का मतलब ये है यहाँ पर 8 to 10 मेंबर्स होंगे जो जिनसे आप मीटिंग कंडक्ट करेंगे, उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे। फोकस ग्रुप के बाद बेटा हमने इनके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा था। बेनिफिट्स क्या हैं जी फोकस ग्रुप के? फोकस ग्रुप का बेनिफिट ये है जब आप उनसे फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे तो आप उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर सकते हैं, उनकी विलिंगनेस को, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को, उनके रिस्पॉन्स को आप चेक कर सकते हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन से। फिर बेनिफिट फोकस ग्रुप का ये है जी कि आप वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मॉडरेटर होंगे, जैसे एक चेयर पर्सन होता है वो चेयर कर रहा होता है, सबको साथ लेकर चल रहा होता है, असेस कर रहा होता है सिचुएशन को, क्वेश्चन पुट करता है, सिचुएशन जो है वो लोगों के सामने रखता है, उनसे डिस्कशन करने को कहता है, फिर उनकी डिस्कशन से वो जो है वो अपना डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेता है। तो आप एज अ मॉडरेटर जो है वो जितने भी मेंबर्स होंगे फोकस ग्रुप के उनको ऑन ट्रैक रखेंगे, मतलब रिलेटेड टू ओवर टॉपिक आप उनको डाइवर्ट नहीं होने देंगे। जहाँ वो डाइवर्ट होंगे आप उनको मॉडरेट करेंगे और उनको ट्रैक पर लेकर आएंगे। फोकस ग्रुप का बेटा थर्ड बेनिफिट ये है जी फोकस ग्रुप विल प्रोवाइड विद अ फ्लेक्सिबल फ्री फॉलोइंग फॉर्मेट फॉर मेंबर्स। मतलब आसानी है, आज़ादी है, मेंबर जो हैं वो आज़ादी के साथ डिस्कस कर सकते हैं सिचुएशंस के बारे में, ओपन एंडेडली टॉक होती है यहाँ पर। द फोकस ग्रुप विल प्रोवाइड अ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। आपको उसी वक्त ही लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो पता चल जाता है, उनके आइडियाज़ के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनकी सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन, लाइकिंग, डिसलाइकिंग। फिर बेटा हमने ड्रॉबैक्स भी पढ़े थे क्लास में फोकस ग्रुप के कि फोकस ग्रुप्स आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मतलब इस पर ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करना पड़ता, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करने पड़ते। फेयर इन्फॉर्मेशन, आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है, कम टाइम में मिल जाती है। देन बेटा द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फोकस ग्रुप विल बी क्वालिटेटिव। जाहिर सी बात है जब आप लोगों से डिस्कशन करते हैं तो आपको नंबरिकल डाटा तो नहीं मिलता ना, आपको क्वालिटेटिव डाटा मिलता है डिस्कशंस की सूरत में, नैरेटिव फॉर्म में, बयानिए लोगों के बयानात, क्वालिटेटिव फॉर्म में डाटा मिलता है। द फोकस ग्रुप्स आर नॉर्मली यूज टू कलेक्ट डाटा इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। रिसर्च में जो फोकस ग्रुप की सिलेक्शन है ना, फोकस ग्रुप को ऑप्ट करना डाटा कलेक्शन के लिए, ये तब किया जाता है जब आपने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसके बारे में मच मोर डाटा ऑलरेडी अवेलेबल ना हो, जिसके बारे में ज़्यादा रिसर्च ना की गई हो, बहुत कम अवेलेबल डाटा हो, आपने किसी चीज़ के बारे में न्यूली जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, रिसर्च करनी हो, तो हम इसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। बेटा फिर हमने पैनल्स के बारे में पढ़ा। पैनल्स भी फोकस ग्रुप की तरह ही कुछ लोगों का ग्रुप होगा जो रेलेवेंट लोग होंगे, जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, जो इन्फॉर्मेशन रखते होंगे किसी भी जो टॉपिक है उसके हवाले से, आपके रिसर्च क्वेश्चंस के हवाले से, आपका जो रिसर्च का टॉपिक है उसके हवाले से। तो फिर पैनल्स और फोकस ग्रुप में क्या डिफरेंस हुआ? तो भाई पैनल्स और फोकस ग्रुप में डिफरेंस ये है, पैनल जो है उसमें
मोर देन वंस मीटिंग होती है। फोकस ग्रुप तो एक दफ़ा आपने लोगों से मीटिंग की और वो मीटिंग ख़त्म हो गई, लेकिन पैनल्स में बेटा आप लोगों से मोर देन वंस मीट करते हैं। एक दफ़ा मीटिंग की, फिर आपने कुछ रिसर्च कंडक्ट की, फिर आपको कुछ आपको कुछ नॉलेज मिला डाटा टॉपिक से रिलेटेड, फिर दोबारा आपने उन पैनल से दोबारा डिस्कशन जो है वो रख ली, दोबारा मीटिंग रख ली। तो दोबारा मीटिंग करना, मोर देन वंस मीटिंग करना, दैट इज़ कॉल्ड पैनल। और यही फोकस ग्रुप और पैनल्स में डिफरेंस है। तो पैनल्स के बारे में बेटा हमने पढ़ा। फिर पैनल्स के कुछ टाइप्स पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल है, नेशनल फैमिली ओपिनियन पैनल है, द कंज्यूमर मेल पैनल है। ये वो पैनल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं जी पाकिस्तान में। बेटा टाइप्स ऑफ पैनल्स के बारे में भी हमने क्लास में पढ़ा था कि 2 तरह की टाइप्स हैं पैनल्स की, कि पैनल्स के मेंबर्स जिनसे आपने मोर देन वंस मीट करना है, तभी तो डिफरेंस है पैनल्स और फोकस ग्रुप में, कि पैनल में एक से ज़्यादा बार आप मीटिंग कंडक्ट करते हैं। पहले प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर रिसर्च कुछ आगे चलती है, आप वर्किंग करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लोगों से डिफरेंट पैनल से मिलते हैं, तो आपको एक चीज़ें एक्सप्लोर होती चली जाती हैं। आपको ज़रूरत पड़ती है हर स्टेज पर जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मीटिंग करने की। तो बेटा स्टैटिक पैनल और डायनामिक पैनल, ये 2 टाइप्स हैं पैनल की। स्टैटिक पैनल का मतलब है सेम रहना, स्टैटिक रहना, जिसमें चेंज ना आना। तो अगर आप किसी पैनल से मीटिंग कर रहे हैं और हर बार पैनल्स के मेंबर्स सेम रहते हैं, पैनल्स के मेंबर अगर सेम रहते हैं बेटा, तो दिस इज़ कॉल्ड अ स्टैटिक पैनल। इसका एडवांटेज ये है कि जब पैनल के मेंबर सेम रहेंगे तो वो जो है वो एक थ्रेड बना रहता है, एक कंसिस्टेंसी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीमार हो जाते हैं, आप किसी डॉक्टर को चेकअप के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है, वो मेडिसिन आप जो है वो डोज़ लेते हैं, उसकी आपको लगता है भाई कुछ रिकवरी हुई है। अब नेक्स्ट टाइम आप किसी नए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो भाई वो जो नया डॉक्टर होगा वो पुराने डॉक्टर से क्योंकि डिफरेंट है, जाहिर सी बात है, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि आपकी पहले सिचुएशन क्या थी, आपने मेडिसिन खाई तो उसमें क्या रिकवरी हुई, क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई। तो चाहिए ये कि आप एक ही डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपकी हिस्ट्री जानता हो, कंसिस्टेंसी आएगी, वो शुरू से लेकर एंड तक इन टच रहेगा आपके साथ। तो लोगों के बारे जब आप स्टैटिक पैनल बनाते हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है जी कि वो हर चीज़ को, चेंजेस को जो है ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं बात को। डायनामिक पैनल बेटा दूसरी टाइप है। डायनामिक पैनल का मतलब ये है जी कि हर बार पैनल के मेंबर्स जो हैं वो चेंज हो जाएं ड्यू टू सम रीज़न जी। तो जहाँ तक स्टैटिक पैनल और डायनामिक पैनल है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर पैनल के मेंबर्स जो हैं वो सेम रहेंगे हर मीटिंग में, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सिचुएशन को समझते होंगे और वो ज़्यादा बेहतर आपको डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। तो यही बेटा देखें नोट लास्ट पे लिखा है, बट द मोस्ट सूटेबल पैनल इज़ स्टैटिक पैनल बिकॉज थ्रू स्टैटिक पैनल यू कैन मेजर चेंजेस फेयरली। आप चेंजेस को बड़ी अच्छी तरह जो है वो असेस कर लेते हैं। पैनल के जो मेंबर्स हैं, स्टैटिक पैनल के जो मेंबर्स होते हैं, वो अच्छी तरह सिचुएशन को असेस करते हैं और वो ज़्यादा बेहतर जो है वो डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें जी सोर्सेज में हमने इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा, फिर फोकस ग्रुप के बारे में, फिर पैनल्स के बारे में। बेटा फोर्थ और लास्ट जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं, उनकी जो लास्ट टाइप है दैट इज़ अनअब्स्ट्रसिव मेजर्स। अनअब्स्ट्रसिव मेजर्स का मतलब है बेटा कि डाटा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाएगा विदाउट इन्वॉल्विंग द पीपल। लोगों से डाटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा जी। अब लोगों से डाटा नहीं कलेक्ट किया जाए तो कैसे डाटा कलेक्ट किया जाएगा? तो जो रिसर्चर है वो एनवायरनमेंट से, एनवायरमेंटल चेंजेस से, एनवायरनमेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें उनको ऑब्ज़र्व करेगा, उनकी चेंजेस को ऑब्ज़र्व करेगा, उनकी कंडीशन को ऑब्ज़र्व करेगा और देन वो डाटा जो है वो कलेक्ट करेगा। तो अनअब्स्ट्रसिव मेजर्स जैसा कि हमने पढ़ा था कि मेजर फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स दैट डज़ नॉट इन्वॉल्व पीपल।
फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ पर बुक्स की कंडीशन को देखता है, जिस बुक में ज़्यादा वियर एंड टियर होगी, मतलब जो पुरानी होगी, जिस पर मार्क्स ज़्यादा होंगे, निशानात ज़्यादा होंगे, जो इसकी हालत ख़राब हुई होगी, जिसके पेजेस जो हैं वो मैले होंगे, फटे हुए होंगे, तो वो असेस कर लेगा कि ये बुक ज़्यादा इस लाइब्रेरी में पढ़ी जाती है। तो वन एग्जांपल इज़ द वियर एंड टियर ऑफ जर्नल्स द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी विच गिव्स द इंडिकेशन ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट लाइब्रेरी, कि इस लाइब्रेरी के जो जर्नल्स हैं अगर उनकी वियर एंड टियर ज़्यादा है तो इसका मतलब है यहाँ पर रीडर्स ज़्यादा आते हैं, वो इसको ज़्यादा पढ़ते हैं, दैट्स वाई इसके जो जर्नल्स हैं उनकी वियर एंड टियर ज़्यादा हुई हुई है। इसी तरह वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो कैंस हैं, एम्प्टी कैंस हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल्स हैं, ग्लास बॉटल जो किसी जनरल स्टोर के जो है वो खाली जो रैक्स हैं उसमें पड़ी होती हैं, उनसे असेस कर लेता है कि यहाँ पर कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। इसी तरह एम्प्टी पैकेट्स ऑफ गोल्ड लीफ ऑन अ रोड विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स यूजेज, के लोग कौन सा ब्रांड सिगरेट का वो यूज़ करते हैं। तो ये अनअब्स्ट्रसिव मेजर्स हैं कि हम लोगों से डाटा कलेक्ट नहीं करते, बल्कि इन्वायरमेंटल जो थिंग्स हैं, इन्वायरमेंट जो थिंग्स हैं उनसे डाटा हम असेस करते हैं। Therefore, these unobtrusive measures are also a major source of primary data। तो यहाँ तक बेटा हमने सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा पढ़ लिए। नेक्स्ट आते हैं जी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज, सेकेंडरी डाटा होता क्या है पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो सेकेंडरी का मतलब है सानवी, सेकेंड हैंड। मतलब ये है कि ये डाटा रिसर्चर खुद कलेक्ट नहीं करता, मतलब फ़र्स्ट टाइम खुद कलेक्ट नहीं करता, ये डाटा किसी और ने कलेक्ट किया होता है, किसी वेबसाइट पर ये डाटा उसे मिल जाता है, किसी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वहाँ से डाटा मिल जाता है, कोई स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशंस होती हैं, स्टैटिस्टिकल ब्यूरोज़ की, गवर्नमेंट की, बैंक्स की, स्टेट बैंक की, या कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो डाटा पब्लिश करते हैं, कोई न्यूज़ चैनल है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई बिज़नेस जर्नल है वो डाटा पब्लिश करता है। तो ये रिसर्चर वहाँ से डाटा जो है वो कलेक्ट करता है। तो सेकेंडरी डाटा कौन सा है जी? इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम सोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं सोर्सेज, किसी ने डाटा कलेक्ट किया होता है, उसे सिंपलीफाई किया होता है, तो आप उसको अपनी रिसर्च में यूज़ कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स बेटा इसकी ये हैं जी कि कंपनी रिकॉर्ड से, आर्चीव्स, कंपनी की जो स्टेटमेंट्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट जो चीज़ें पब्लिश करती है, फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, आपके जो पर कैपिटा इनकम के बारे में, ग्रोथ रेट के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में, जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो डाटा पब्लिश करते हैं जी क्राइम्स के बारे में, क्राइम रेशोज़ के बारे में। इसी तरह इंडस्ट्री एनालिसिस ऑफर्ड बाय मीडिया, जो मीडिया एनालिसिस करता है वेबसाइट से, इंटरनेट से, एंड सो ऑन। ये सोर्सेज हैं प्राइमरी डाटा के, इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा कौन से हैं, सेकेंडरी डाटा सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा कौन से हैं? तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा मतलब सोर्सेज कौन से हैं सेकेंडरी डाटा के? द सेकेंडरी डाटा आल्सो आर दोज विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन अदर दैन द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। मतलब रिसर्चर खुद ये डाटा कलेक्ट नहीं करता, इन्वेस्टिगेटर खुद ये डाटा कलेक्ट नहीं करता, ये डाटा किसी और ने कलेक्ट किया होता है, ये उसको यूज़ करता है। एंड एज मच द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ओरिजिनल कलेक्शन ऑफ द डाटा नॉट अराइज हेयर। मुमकिन है कि ये प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम कोई और हो, आपकी प्रॉब्लम कोई और हो, लेकिन आप पर डाटा, उनका कलेक्ट किया हुआ डाटा आपको हेल्प आउट कर सके तो आप वो डाटा उनका जो है वो यूज़ कर लेते हैं। द सेकेंडरी डाटा कैन बी कलेक्टेड डायरेक्टली इधर फ्रॉम पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज। बेटा पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज, पब्लिश सोर्सेज वो हैं जहाँ पर डाटा जो है वो बाकायदा रीड आउट करके उसमें से मिस्टेक्स निकाल कर उसको सिंपलीफाई करके उसको प्योरीफाई करके पब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल उसमें जितनी मिस्टेक्स होती हैं वो निकाल दी जाती हैं, उसमें कोई ऐसा डाटा जो इल्लीगल होता है, ऐसा डाटा जो एक्सेप्टेबल नहीं होता, स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा होता, कि कंट्री रेगुलेशंस को मीट नहीं कर रहा होता, या कोई भी रेलेवेंट लॉज को मीट नहीं कर रहा होता, उसको निकाल दिया जाता है, फिर उसे पब्लिश किया जाता है।
लेकिन जो अनपब्लिश डाटा है ना, वो कोई भी वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट बनाकर इंटरनेट पर पब्लिश कर सकता है। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं कि आप अपना लिखा हुआ मटेरियल, अपनी राय, अपना एनालिसिस उस पर पब्लिश कर दें। वो बगैर पढ़े हुए उसे जो है वो अपनी वेबसाइट का हिस्सा बना लेते हैं, उसे अनपब्लिश डाटा कहते हैं। लेकिन ऐसा डाटा जो आप किसी अथॉरिटी को सेंड करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म में सेंड करते हैं, वो आपसे कमिट करते हैं जी पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसको रीड आउट करेंगे, इसमें जो मिस्टेक्स होंगी, इसमें जो वायलेंसीज होंगी, इसमें कुछ अनएक्सेप्टेबल मटेरियल जो होगा हम उसे पहले निकालेंगे, फिर आपका डाटा जो है वो पब्लिश होगा। वो आपको रीसेंड भी कर देते हैं कि भाई आप इसमें ये करेक्शंस करें, इन चीज़ों को निकालें, फिर हम पब्लिश करेंगे। तो वो पब्लिश और अनपब्लिश का ये डिफरेंस है। अब ये सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज कौन से हैं जी? सबसे पहले जो ऑफिशियल पब्लिकेशन जो डिफरेंट ऑफिसेज पब्लिश करते हैं, जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसेज कराची में स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। इस तरह हर सूबे में स्टैटिस्टिकल ऑफिसेज होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो फाइनेंस की वजारत ख़जाना जो डाटा जो है वो पब्लिश करती है। फूड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज़ जो डाटा जो पब्लिश करती हैं। प्रोविंशियल स्टैटिस्टिकल, हर सूबे में स्टैटिस्टिकल ब्यूरोज़ बने हुए हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन जो उस सूबे की जो स्टैटिस्टिक्स हैं, इंडस्ट्री की स्टैटिस्टिक्स, आपके एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन के बारे में स्टैटिस्टिक्स, लिटरेसी रेट के बारे में, क्राइम रेट के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में, हर सूबे में स्टैटिस्टिकल ब्यूरोज़ होती हैं। तो ये ऑफिशियल पब्लिकेशंस होती हैं जो बाकायदा ऑफिस से पब्लिश की जाती हैं। इस तरह सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस भी होती हैं जहाँ पर सेकेंडरी डाटा अवेलेबल होता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो उस डाटा पब्लिश करता है, रेलवे डिपार्टमेंट, इस तरह बोर्ड ऑफ इकनॉमिक इंक्वायरी जो डाटा पब्लिश करती हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, सेंट्रल कॉटन कमेटी है, एट्सेट्रा। ये सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं जो जहाँ से आप डाटा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, तिजारती तंजीमें बनी होती हैं, एप्टमा हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और डिफरेंट यूनियंस हैं जो अपनी डाटा को पब्लिश करते हैं। इसी तरह रिसर्च पब्लिकेशन सबमिटेड बाय रिसर्च वर्कर्स, इकोनॉमिस्ट, यूनिवर्सिटी ब्यूरोज़ एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। रिसर्चर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो एमफिल कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, या किसी भी लेवल पर वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी पढ़ी हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी उसे अपने जो वेबसाइट है उस पर भी पब्लिश कर सकती है। तो पब्लिश डाटा जो या अनपब्लिश डाटा जो रिसर्च वर्क लोग कर रहे होते हैं उनका जो डाटा अवेलेबल होता है वो रिसर्च पब्लिकेशंस से डाटा आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह टेक्निकल और ट्रेड जर्नल्स होते हैं, मैगज़ीन्स होते हैं, तिजारत के, स्पोर्ट्स के, इस तरह डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के, वहाँ से आप जर्नल से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सोर्सेज हैं जहाँ से आपको सेकेंडरी डाटा मिल सकता है। अब जैसा कि लिखा हुआ जी, सोर्सेज ऑफ अनपब्लिश डाटा, द सेकेंडरी डाटा आर आल्सो अवेलेबल फ्रॉम द अनपब्लिश डाटा। टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एसोसिएशन, लेबर ब्यूरोज एंड रिसर्च वर्कर्स। तो ये यहाँ तक देखें जी सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें भी आप कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।